नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसे इशारे सत्तारूढ़ दल के अंदर से आ रहे हैं और जो लोग सत्तारूढ़ दल को करीब से जानते हैं उसको रिपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उससे जुड़े लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार इस तरह की संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं, इस तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे खुद को विड्रॉ कर रहे हैं। यानी वो अब सत्ता के कामों में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जितनी एक प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। तो एक तो ये कर ही रहे हैं वो, दूसरे जो संकेत पकड़े जा रहे हैं वो इससे कि सत्ता पर अमित शाह की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री उनको धीरे धीरे जिम्मेदारियां ज़्यादा दे रहे हैं, जिसका एक मतलब ये है कि वो अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि मेरे बाद अगर प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई और अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को तो वो अमित शाह होंगे। अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई थी संसद में, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का, सवालों का जवाब दिया था। हालांकि अमित शाह भी बोले थे, राजनाथ सिंह भी बोले थे और जयशंकर भी बोले थे, लेकिन अंतिम वक्तव्य, अंतिम भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था। यही परंपरा है और यही परंपरा राज्यसभा में भी है कि वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बोलना चाहिए था। और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ने इस पर अच्छा खासा शोरगुल किया था, हंगामा मचाया था, वॉकआउट कर गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी को राज्यसभा में आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन वो नहीं आए और उनके जगह पर अमित शाह ने जवाब दिया। तो एक तो ये कि संसद के प्रबंधन में, संसद की कार्यवाही में अमित शाह को ज़्यादा वजन दिया जा रहा है, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और फिर इसी बीच में ये भी खबर आई कि राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री भी गए और गृह मंत्री अमित शाह भी गए। अब ये ज़रा नोट करने वाली बात है कि अमूमन प्रधानमंत्री जाते हैं और वही राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं कि उनकी सरकार क्या करने जा रही है, कौन से फैसले ले रही है, क्या नहीं ले रही है, या कोई भी महत्वपूर्ण बातें अगर उनको राष्ट्रपति से शेयर करनी होती सरकार को तो प्रधानमंत्री खुद जाते हैं। आमतौर पर बहुत कम होता है कि कोई मंत्री जाकर राष्ट्रपति से मिले और कोई चर्चा करे, लेकिन अमित शाह गए, उनको निश्चित रूप से भेजा गया होगा प्रधानमंत्री की तरफ से और उसका कोई एजेंडा भी रहा होगा जो अमित शाह ही जिसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। उस समय तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जम्मू कश्मीर के मामले में कोई बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है जिसका ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा। शायद जम्मू कश्मीर को और 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, शायद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, या जो भी करना है जम्मू कश्मीर के मामले में, इसको लेकर एक ये कयास बना था कि शायद अमित शाह यही बातें करने गए होंगे राष्ट्रपति से। लेकिन ये बात भी प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति के साथ कर सकते थे, अमूमन यही होता है। लेकिन अमित शाह को उनके पास भेजना एक तरह से संकेत देना भी था कि राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं और गृह मंत्री जाते हैं, न रक्षा मंत्री जाता है, न विदेश मंत्री जाता है, न ही कोई और मंत्री जाता है। तो ये दो जो प्रमुख व्यक्ति हैं इस सरकार के, नंबर 1 और नंबर 2, ये एक संकेत साफ साफ देने की कोशिश की गई। वैसे तो सब हम जानते ही हैं कि इस सरकार में नंबर 1 नंबर 2 कौन है, लेकिन ये संकेत आपको हमको देने के लिए नहीं है,
ये संकेत बीजेपी के अंदर, संगठन के अंदर, और ये ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी वाले भी ना जानते हो, पूरा संघ परिवार, पूरा देश जानता है। लेकिन ये जो संकेत है सिर्फ ये नहीं कि नंबर 2 है, बल्कि नंबर 2 नंबर 1 बन सकता है, बनने जा रहा है, बनाया जाएगा। इस संदेश के साथ इसको आगे बढ़ाया गया। फिर एक और डेवलपमेंट होता है जिसमें बिहार के चुनाव की कमान अमित शाह को दे दी जाती है। अब आप फिर कहेंगे कि अमित शाह तो हर प्रदेश की कमान संभालते हैं चुनाव की, क्योंकि चुनाव के वो माहिर खिलाड़ी हैं। चुनाव में जितने भी तरह के दंद फंद करने हैं, तोड़ फोड़ करनी है, खेल करने हैं, वो सारे गुर जो हैं वो अमित शाह को आते हैं। तो अमित शाह ही एक तरह से हर चुनाव के चाणक्य बन जाते हैं, अगर बीजेपी की भाषा में कहें, या अमित शाह के जो बहुत चहेते लोग हैं उनको चाणक्य के तौर पर प्रस्तुत करते रहते हैं, तो वो हर चुनाव के चाणक्य बन जाते हैं। महाराष्ट्र के भी इंचार्ज थे, उसके पहले उत्तर प्रदेश, जहाँ भी महत्वपूर्ण भिड़ंत होने होती है अमित शाह वहाँ फोर फ्रंट पर रहते हैं, और बिहार में भी उनको ये जिम्मेदारी दी गई, तो इसमें कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक सिलसिला जब बनने लगता एक एक करके, तो फिर वो ध्यान खींचता है कि कुछ पक रहा है, कुछ दूसरी चीज घटित हो रही है। इसी के साथ साथ एक दूसरा जो बड़ा संकेत, इन सबसे बड़ा संकेत मिल रहा है, वो ये है कि लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस समय विड्रॉल मोड पर हैं। खास तौर से जनवरी के बाद से धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उनकी रुचि सत्ता में कम होती जा रही है, सरकार में कम होती जा रही है। संसद में तो आप जानते हैं कि संसद से वो पूरे समय नदारद ही रहते हैं, संसद में जाते ही नहीं है, केवल भाषण देने जाते हैं और मोदी मोदी सुनने जाते हैं। वो अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं लेकिन संसद में नहीं जाते। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो वो जो पीएमओ का काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसमें भी वो उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगर वो दिलचस्पी ले रहे हैं तो इन चीज़ों में, विदेश यात्राओं में, विदेश में कहाँ क्या सम्मान मिल सकता है, अवार्ड, पुरस्कार, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और शायद उनका इरादा ये है कि अपनी जाने के पहले अपनी एक लीगेसी ऐसी बना दी जाए ताकि बाद में उनको एक भले प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाए, जो कि अभी तक नहीं बन पाई है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पिछले 6 महीनों में उस पर और भी बहुत सारे डेंट लग गए हैं। डेंट लगने की शुरुआत हुई थी नोटबंदी से। नोटबंदी से शुरुआत हुई, कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने काम किया उसका असर पड़ा। उसके पहले जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया उससे हुआ। उसके बाद गलवान हो गया, गलवान से उनकी छवि बहुत खराब हुई। और लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती गई, जिसमें आप इस साल की 3-4 बड़ी घटनाओं को भी ले सकते हैं कि जो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके साथ बदसलूकी की, फिर ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से रोकना पड़ा उनको, और फिर टैरिफ वार में ट्रंप जिस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनसे उनकी छवि प्रभावित हुई है, ये सब मानते हैं। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी का उभार हो रहा है। राहुल गांधी दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है राहुल गांधी के उभार का, वो लोकसभा चुनाव ने और पुख्ता किया था। 240 सीटों पर बीजेपी को रोका और कांग्रेस की सीटें लगभग डबल हो गई। उससे उनका कद बढ़ा। ये ज़रूर है कि हरियाणा, महाराष्ट्र में हार से ज़बरदस्त धक्का लगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, अडानी का मुद्दा, फिर ट्रंप की ट्रंप जिस तरह से पेश आ रहे हैं, उससे जितना नुकसान
मोदी जी को हो रहा है उतना ही फायदा राहुल गांधी को लगातार होता जा रहा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं गणित के नियम के कि एक व्यक्ति की छवि खराब होती है तो उसका जो प्रतिद्वंदी है उसकी छवि और उससे चमकदार दिखने लगती है। तो ये सिलसिला पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के समय से चल रहा है, लेकिन अब वो एक मोमेंटम पकड़ रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने साहस दिखाया है और एक्सपोज किया है इस सरकार को, ख़ासतौर से अभी जिसमें उन्होंने दिखाया है पोल डाटा के ज़रिए कि किस तरह से धांधली की गई। तो उन्होंने सारे चुनावों को, लोकसभा चुनाव को, हरियाणा चुनाव को, महाराष्ट्र के चुनाव को, मध्य प्रदेश के चुनाव को, सब पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। इनमें जितनी भी जीत बीजेपी या मोदी जी ने हासिल की है उस पर अब बहुत बड़े पैमाने पर डाउट खड़े हो गए हैं कि ये जीत वास्तविक जीत थी या चुनाव चोरी हुए थे, वोट चोरी के ज़रिए ये जीत हासिल की गई थी। तो प्रधानमंत्री की छवि लगातार नीचे आ रही है, राहुल गांधी की छवि लगातार बेहतर हो रही है, चमकदार हो रही है, सुधर रही है। ऐसी सूरत में हो सकता है प्रधानमंत्री के अंदर निराशा भर रही हो। फिर संघ जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भागवत ने हमले किए और जिस तरह से संघ अड़ा हुआ है, डटा हुआ है कि पार्टी का अध्यक्ष तो हमारा कैंडिडेट ही होगा, आपका कैंडिडेट नहीं बनेगा, ये एक इतना बड़ा पॉइंट बन गया है दोनों के बीच में कि इससे प्रधानमंत्री की जो शक्ति है उसका भी क्षरण हुआ है। वो जो माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की ग्राह्यता, स्वीकार्यता पूरे संघ परिवार में ज़बरदस्त है और उनके सामने संघ भी नतमस्तक है, वो चीज़ बदल गई है, पिछले चुनाव के बाद से बदल गई। और लगातार संघ जिस तरह से असर्ट कर रहा है उससे भी बड़ा फर्क आ गया है। तो प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों से गुजरते हुए हो सकता है उन्हें लग रहा है कि अब किसी तरह से ये टर्म पूरा कर लेना है, कम से कम विवादों के ज़रिए, और जो भी अपनी इच्छाएं हैं, ख़ास तौर से विश्व भ्रमण में उनको जो आनंद आता है, विदेशों में जो इवेंट होती हैं उनके ज़रिए उनका जो छवि बिल्डिंग होती है, इमेज बिल्डिंग होती है, वो सब उसमें अपनी ऊर्जा लगाना चाहते हैं इन चीज़ों से हटकर। ऐसा नहीं है कि वो बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, बिहार में भी जमकर चुनाव प्रचार करेंगे क्योंकि वो भी उनकी एक पसंदीदा चीज़ है, लेकिन जवाबदेही किसी चीज़ की नहीं लेना चाहते, वो जिम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं लेना चाहते हैं। वो ना तो अभी तक ली है, ना आगे लेने की उनकी मंशा है, और इसीलिए अब वो धीरे धीरे अपने को विड्रॉ करते नज़र आ रहे हैं और अमित शाह को इस तरह से उभार रहे हैं कि वो उनके बाद प्रधानमंत्री बने। कहा जा रहा है कि अब अगर मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है, खबरें चल रही हैं कि किसी भी समय कैबिनेट का रिशफल हो सकता है और उसमें अमित शाह का एलिवेशन हो सकता है। प्रधानमंत्री अमित शाह को गृह मंत्री बनाए रखते हुए उन्हें उप प्रधानमंत्री के ओहदे पर भी बिठा सकते हैं और ये एक सीधा सा संदेश दे देंगे कि मेरे बाद कौन होगा। यानी जो योगी आदित्यनाथ अगर अपनी दावेदारी समझ रहे हैं, या नितिन गडकरी को ये लगता है कि वो भी बन सकते हैं, या राजनाथ सिंह को के मन में कभी ये ख्याल आता हो, तो उसको वो ख़त्म कर देना चाहते हैं इस एक एक्ट के ज़रिए, इस एक कार्रवाई के ज़रिए। और उन्हें अमित शाह ही चाहिए, इसकी भी बहुत सारी वजह हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री को ये भय है, और ये भय वास्तविक भी है, कि उनके सत्ता से हटने के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिसमें उन्हें बहुत बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। लेकिन ये कयास अटकलें हैं, फिर भी एक डर तो होता ही है। जिसने अडानी को इस तरह से पाला पोसा हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें ईडी और
जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शामिल है। पता नहीं किस किस स्तर पर कहाँ कहाँ सत्ता को उलटने पलटने तोड़ने जोड़ने में खेल किए गए होंगे, किसकी भूमिका होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो खुलने पर उनको दिक्कत पेश आ सकती है। तो वो अपने एक विश्वास पात्र को अगर प्रधानमंत्री पद पर बिठा सकें जाते जाते, तो ये उनके लिए एक तरह से गारंटी हो जाएगी, इंश्योरेंस हो जाएगा कि ये अब मैं बिल्कुल निश्चिंत रह सकता हूँ। हालांकि बीच में अभी ये भी खबर उड़ी थी कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं ताकि 6 साल 5 साल और निकल जाएं इस तरह से, ताकि और एक तरह की इम्यूनिटी हो जाए और बाद में सारे मामले ख़त्म हो जाएं। या राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा है उनकी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के थ्रू एक तो वो काम होगा और दूसरा एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा जिसमें वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। जो अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास होंगे जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होते हैं, और फिर वो उस तरह से भी एक लंबा कार्यकाल निकाल कर फिर विदाई लेंगे। या दूसरी सूरत में भी अगर सिस्टम नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं, तो उस सूरत में अगर वो राष्ट्रपति भी बन जाते हैं तो भी वो एक हद तक काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर ऐसे जता रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अब तैयार किया जा रहा है भावी प्रधानमंत्री के रूप में। और प्रधानमंत्री मोदी भले ही कहते रहे कि वो 2029 में भी चुनाव में खड़े होंगे, लेकिन शायद हो सकता है, और ये कहना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी वो ये कह देंगे तो उनकी पूछ परख बंद हो जाएगी, सब उनकी परवाह करना छोड़ देंगे कि ये तो अब जाते हुए प्रधानमंत्री हैं, और जाते हुए प्रधानमंत्री को ना वो तवज्जो मिलती है ना वो इज्जत मिलती है। तो वो 2029 तक अपना जलवा बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन एक दूसरी लाइन जिसमें अमित शाह हैं उनको तैयार कर देंगे, और हो सकता है 2029 में वो चुनाव न लड़े। शायद आरएसएस ने भी उनको कह दिया है, उनको सिग्नल दे दिया है कि आप 2029 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। दावेदार कौन होगा ये संघ तय कर पाए, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी तय कर देना चाहते हैं अपनी तरफ से, ताकि संघ को कुछ करने की गुंजाइश ही न रहे, और वो वही अमित शाह को एलिवेट कर देना, उनको ऊपर उठा देना, उनको नंबर 2 या उप प्रधानमंत्री बनाकर, नंबर 2 तो हैं, उप प्रधानमंत्री बनाकर एक तरह से पूरे संघ परिवार में दे दिया जाए मैसेज कि अब उनके उत्तराधिकारी यही होंगे और ये स्वीकार करना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो अनुमान हैं वो कितने सटीक बैठते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।